फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखिए बेटा, हम जाते हैं फोर्थ श्लोक में, आया समझ, यानी चौथे नंबर श्लोक में। इसमें कवि ने क्या बताया, एक बार फिर से बता दूं मैं। आपकी बुक का नाम है सेमुसी, जो आप कभी भूले नहीं, क्योंकि जब आपकी व्याख्या आएगी या इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अपनी बुक का नाम सेमुसी बताएंगे और उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब मैं बता दूं, देखिए बेटा, जब आप व्याख्या करते हैं और श्योर 100% व्याख्या आती ही है, जो आपके फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर ऐसे बेटा कि सबसे पहले आपको लिखना है, यदि आपको संस्कृत की व्याख्या आती है तो बहुत अच्छा, नहीं आती है तो आप उसका अर्थ कीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश। मैं बता दूं, पद्य एक पूरा चैप्टर होता है, उसका एक श्लोक दे रखा, जैसे ये क्या बेटा, ये पद्यांश है। आया समझ में, ये जो आपका पद्य दे रखा है, जो कविता दे रखी है, उसका एक ये पद्यांश है। तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश अस्माकम पुस्तकम। आपकी पुस्तक का क्या नाम है, सेमुसी। यदि आप ऐसे नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, कोई ऐसे इशू नहीं है, तो आप ऐसे लिखते हैं उक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के पाठ 1, कौन सा है, सूची पर्यावरण। जब आप लिखेंगे अपने बुक का नाम सेमुसी तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, फिर आप लिखेंगे क्या है कि ये सूची पर्यावरणम, तो उसके नीचे भी अंडरलाइन कीजिए, सूची पर्यावरणम से लिया गया है, जो जिसके रचयिता कौन है, हरिदास शर्मा, उसके नीचे भी आप अंडरलाइन कीजिए। फिर देखिए, फिर आता है ये कौन सा, लस लतिका के संग्रह से, उसकी रचना से लिया गया, तो आप उसके नीचे भी अंडरलाइन कीजिए। यानी आपने 5 शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया तो बोर्ड का जो एग्जामिनेशन चेकर होगा ना, वो क्या सोचेगा, अरे वाह बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। क्योंकि बुक्स का नाम याद रखना, फिर फर्स्ट चैप्टर का नाम याद रखना और चैप्टर के लेखक का नाम याद रखना, उसके बाद में ये कौन से पुस्तक संग्रह से लिया गया है, ये नाम रखना हर एक के बस की बात नहीं है, नहीं होता है, लेकिन हमें ये करना है, चाहे आप हिंदी लें या संस्कृत लें, दोनों में क्या करना है आपको, अपनी बुक्स का नाम। अब देखिए, इसके अंदर आपके जितने भी चैप्टर हैं तो सारे सेमुसी से लिए गए हैं, तो आप बार बार सेमुसी शुद्ध लिखना सीखें, बोलना सीखें, तो आपको याद आ जाएगा। और चैप्टर के नाम भी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ये डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा। आप धीरे धीरे जब प्रयास करेंगे तो आपको इजी वे में, सरल तरीके से याद हो जाएगा। और घर पे आप लिखने का अभ्यास जरूर करें, ऐसे नहीं जस्ट आपने देखा, चलो पढ़ा, सुना और चल दिए। भगवान ने 2 कान इसलिए नहीं दिए यहाँ से सुने यहाँ से निकाले, नहीं, 2 कान इसलिए दिए हैं कि आप जब यहाँ से सुने, यहाँ हाथ रखे, आप उसका मनन कर ले। और कुछ ऐसा लगता है, दूसरा कान इसलिए दिया है बेटा कि जब आप कोई गलत चीज़ सुनते हैं तो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। बुरी चीज़ या बुरी बात सुनना कोई नहीं चाहता, लेकिन जब हम पास से गुजरते हैं तो कानों में पड़ जाती है, तो फटाफट इधर से निकल जानी चाहिए। तो लेकिन जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, या जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन स्कूल इंडिया के अंदर, ये आपको याद रखना है कि हमें दूसरे कान से इसको आउट नहीं करना है, आपको अपने मन में और तन में इसको बैठा लेना है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने के बाद श्योर आप 100 to 100 मार्क्स लेके आएंगे, और डिक्टेशन तो आपके है ही है। अब देखिए बेटा, इसमें देखिए, अब ये आपका चौथा क्या कर रहा है, कंचित कालम नय माम स्मानम नगरात बहुदूरम। अब देखिए, मैंने आपको बोला आप साथ साथ में उच्चारण करते जाइए, जिसमें क्या है, आपको जैसे उच्चारण करना आएगा आपको इसका अर्थ भी आने लगेगा। पहले थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक कोई कार्य कठिन नहीं होता सीखने में मज़ा नहीं आता है। इसलिए जब कठिनता पहले आएगी तो सरलता आएगी। एक जैसे धूप छाँव, सुख दुख, सरल कठिन, ये क्या है, 2 समान होते हैं, इनका अपने जीवन में आना जरूरी होता है। यदि कठिनता नहीं सीखेंगे तो सरलता का अनुभव कैसे होगा। और यदि पहले हमने कठिनता से ले लिया, यानी कठिन का स्वाद तो हमने चख लिया, उसके बाद में सरलता का स्वाद और भी अधिक मीठा लगेगा। तो हमें कड़वा और मीठा दोनों ही स्वादों को लेके चलना है। तो कंचित कालम नय माम स्मा नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पय पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम सूची पर्यावरणम। अब इसमें क्या है, कवि अपना अनुभव बता रहा है। कवि जो सोच रहा है, पहले चिंतन मनन, फिर कैसे विषैला धुआं पहुंचा, उसके बाद में किस प्रकार का जो भोज्य है, हमारा जो पानी है वो दूषित हो रहा है। इसके अंदर क्या कर रहा है, अब कवि अपने मन की बात बता रहा है।
कवि ने जो सोचा है बेटा वो बता रहा है। कवि कहता है कंचित काल यानी कुछ काल, काल यानी होता है समय, कंचित यानी कुछ समय के लिए, माम यानी मुझे, स्मर नगराद यानी कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बाहर, पंचम विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि कवि कहाँ जाना चाहता है, नगर से बाहर। माम यानी मुझे, ये दे रखा है नगराद यानी नगर से बाहर। अब बहु दूरम यानी बहुत दूर, कवि कहना चाहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाइए। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पय पूरम। अब क्या कह रहा है कवि इसके अंदर, कवि कह रहा है प्रपश्यामि यानी मैं देखूंगा, पश्यामि। अब देखिए उत्तम पुरुष का एक वचन है और ये लड़लकार है, धातु रूप यदि आपने पढ़ रखा हो तो देखिए 5 प्रकार के धातु रूप होते हैं। अब ये उत्तम पुरुष में अहम के साथ हमेशा क्या आता है, आमी आव आम। उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम के साथ हमेशा आमी। प्रपश्यामि यानी इसमें कवि कह रहा है तो अहम, अब यहाँ अहम नहीं आया है लेकिन हमें पता तो ना कवि है, इसके कारण इसके अंदर क्या आया, उत्तम पुरुष का एक वचन आया है क्योंकि कवि अकेला ही है। तो प्रपश्यामि मैं देखूंगा, क्या देखेगा, ग्रामांते यानी मैं देखूंगा, ग्रामांते ग्राम धन अंत यानी गांव के अंत में। अब गांव का अंत कहाँ होगा, जहाँ गांव की सीमा होगी। आया ना समझ में, शब्दों के रहस्य को समझिए संस्कृत में। ग्रामांते, अब गांव का कोई अंत होता है क्या, गांव तो बहुत सारे हैं, यानी ग्रामांते यानी एक गांव का अंत हो गया यानी गांव की सीमा। तो ग्रामांते यानी गांव के अंत में यानी गांव की सीमा पर क्या है, निर्जरे यानी झरने, नदी यानी नदियां, पय पूरम, पय पूरम यानी पय यानी जल, पूरम यानी तालाब यानी जल से भरे हुए तालाब। आया समझ में, क्या कह देगा, प्रपश्यामि यानी मैं देखता हूँ या मैं देखूंगा कि गांव की सीमा पर झरने, नदियां, जल से भरे हुए तालाब। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। एकांते यानी एक बार में यानी एकांत में, एकांत यानी अकेला, कुछ समय के लिए एकांत में, कांतारे, कांतारे वन में, क्षणमपि यानी क्षण भर भी, क्षण क्षणम धन अपि, अपि का मतलब क्या होता है, भी। तो क्या है, एकांत में क्षण भर के लिए, क्षण भर यानी वन में, क्षणमपि यानी क्षण भर भी, मैं यानी मैं, स्यात् संचरणम यानी मैं वहाँ घूमना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ। कौन चाहता है भ्रमण करना, कवि चाहता है। कवि क्या चाहता है, कवि कहता है कुछ समय के लिए मुझे नगर से बहुत दूर, गांव की सीमा पर जहाँ नदी है, झरने हैं, तालाब है और घने वन है, वहाँ मैं देखना चाहता हूँ, क्षण भर के लिए मैं वहाँ घूमना चाहता हूँ। कवि अपना मन की व्यथा बता रहा है, मन की स्थिति बता रहा है कि कवि क्या चाहते हैं। कवि कहते हैं कि ये जो शोर शराबा वाला जो जीवन है नगर के अंदर है, क्योंकि अपना जीवन इतना व्यस्त रहता है कि हमें सांस लेना या अपने लिए समय निकालना बड़ा ही मुश्किल रहता है, पल भर के लिए भी हमें शांति नहीं मिलती। तो कवि यही बताना चाह रहा है कि भाई पल भर के लिए मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाकर जो गांव की बाहर की वाली जो सीमा है वहाँ मुझे थोड़ा भ्रमण करना है, जहाँ का वातावरण शुद्ध है, जहाँ झरने हैं, मैं देखना चाहता हूँ, झरने हैं, पानी से भरे हुए तालाब हैं, नदियाँ हैं, मैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए घूमना चाहता हूँ, ये बता रहे हैं कवि। अब देखिए ये अन्वय आया बेटा, हर श्लोक के पीछे हमने अन्वय है, तो आप इस अन्वय को समझिए। कवि क्या बताना चाह रहा है, कवि कह रहा है कंचित कालम माम अस्मात् नगरात बहुदूरम नय, यानी कंचित कुछ समय के लिए मुझे हमारे जो नगर से बहुत दूर ले जाओ। ओके, जाना है। अहम ग्रामांते यानी मैं, कवि कह रहा है इसलिए अहम बताया है आपको, कौन कह रहा है यहाँ पे आपको बताना जरूरी। अहम यानी मैं, ग्रामांते यानी गांव की सीमा पर जो पानी से भरा तालाब है, जो झरने हैं,
और जो नदियां हैं प्रपश्यामि, मैं उनको देखूंगा। एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात्, एकांत में वन में क्षण भर के लिए भी मुझे वहाँ घूमना है, यानी मैं घूमना चाहता हूँ, मुझे घूमना चाहिए। सूची पर्यावरणम शरणम, अर्थात मुझे शुद्ध पर्यावरण में जाना है। कवि ने अपने मन की व्यथा बताई है। अब कवि ने अपने मन के व्यथा के माध्यम से हमें समझाया है बेटा कि ये जो इतना प्रदूषण हो रहा है, जो वातावरण इतना दूषित है, जहाँ शोर शराबा है, जहाँ एक क्षण के लिए हमें शांति नहीं मिलती, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें इस वातावरण से थोड़ा दूर चले जाना चाहिए, जिससे तन मन को शांति मिले, हमारे आत्मा को शांति मिले। और ये जो अपना नगर है, जहाँ इतना दूषित वातावरण है, वहाँ तो हमें तन की और मन की दोनों की शांति नहीं मिल सकती। यदि स्वस्थ रहना है तो तन और मन की शांति अनिवार्य, अवश्य, जरूरी है। तो कवि यहाँ बताना चाह रहे, कवि के हर बात में गूढ़ रहस्य छुपा है। यदि आप समझ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो कवि ने हर श्लोक में एक नई बात बताई है। इस श्लोक के माध्यम से कवि यही बताना चाह रहा है कि कुछ समय के लिए हमें ऐसे शांत वातावरण पर जाना चाहिए जहाँ अपने तन और मन दोनों को शांति मिलती हो। जब तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए दोनों का शुद्ध रहना अनिवार्य, और ये कहाँ हो सकता है, शांत वातावरण में। शांत वातावरण का मतलब है जहाँ पर प्रदूषण नहीं हो। आया समझ में बेटा, पर्यावरण एकदम शुद्ध हो। ये आपने देखा होगा बहुत सारे उद्यान में, बगीचे में लोग टहलते हुए नजर आएंगे। आप देखेंगे कुछ लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो कहाँ जाके करते हैं, उद्यान बगीचे में, एकांत में जाके। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका तन और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। अब देखिए बेटा, कंटिन्यू रहिए आप। अब आता है अगला श्लोक। आप देखेंगे जो भी श्लोक पढ़ा है मैंने आपको बता दिया है, कवि ने हर किसी में अपना गूढ़ रहस्य छिपा रखा है। यदि आप उसको कैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं तो कैच कीजिए, समझिए, वरना मैं आपको बता ही रही हूँ। आपको दोनों तरह का वातावरण यहाँ मिलेगा कि नगर का वातावरण कैसा होता है और नगर से बाहर का वातावरण कैसा होता है। कवि ने शुरुआत कर दी है, पहले उसने नगर का वातावरण बताया था, अब कवि कहाँ का वातावरण बता रहा है, वन उद्यान का। अब देखिए इसमें कवि क्या बता रहा है बेटा, हरित तरुणा ललित लताना माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता श्यानमे वर्णिया, नव मालिका रसालम मिलिता रुचिर संगनम सूची पर्यावरण शरणम। शुद्ध वातावरण में जाइए। किस प्रकार जाइए, अब ये आप और हम आसानी से समझ गए हैं। जैसे ये चैप्टर आएगा आपके दिमाग में घूमेगा, अरे वाह, ये चैप्टर तो सारा शुद्ध पर्यावरण के बारे में बताया है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए हमें शुद्ध वातावरण में जाना चाहिए। अब नगर में कैसा प्रदूषण फैला है, कैसा वातावरण है, और नगर के बाहर कैसा वातावरण है। यानी जैसे ही आपके श्लोक आएंगे हरिदास शर्मन के, आपके दिमाग में चक्री घूमने लगेगी कि अरे हाँ, ये तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया हरिदास शर्मन ने, जो आपके स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक है। अब देखिए बेटा, हरित तरुणाम, हरित यानी हरा, तरुणाम यानी वृक्ष, तरु पेड़, वट, ये सारे वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। संस्कृत में आपको जैसे जैसे शब्द मिले, आपको कोई कठिन, आप अंडरलाइन करते जाइए, उसका अर्थ लिखते जाइए, क्योंकि जिस कठिन शब्द के नीचे आप अर्थ लिखेंगे, आप उसका जब भावार्थ करेंगे, हिंदी अर्थ करेंगे, तो आपको सरलता आएगी। और ऐसे में आपको पर्यायवाची शब्द भी याद हो रहे हैं बेटा। हरित तरुणाम, ये जो हरे वृक्षों के लिए, ललित लता नाम, ललित यानी बहुत सुंदर जो लताओं के लिए, माला रमणीया, माला देखिए। अब माला बोलेंगे, यहाँ क्या उन लताओं की माला बना रखी है, तरु यानी वृक्षों की माला बना रखी है, ना, ऐसा नहीं है। माला का मतलब होता है कतार, पंक्ति, एक एक पुष्प बनकर माला बनते। जब पुष्पों को एक साथ पो लिया जाए तो वो माला है, मोतियों को एक साथ पो लिया जाए तो वो क्या है, माला है। तो अब यहाँ पे माला का मतलब ये नहीं है वृक्षों की माला बना दी और लगा दिया, ना, ऐसा नहीं है बेटा, समझिए शब्दों को।
हरित तरुणाम यानी जहाँ पे हरे हरे वृक्षों की माला है, यानी बहुत सारे वृक्ष है। वो कहाँ होते हैं? वन में, जंगल में, उद्यान में, बगीचे में, वहीं तो होते हैं। तो यहाँ उद्यान, बगीचे, वन का वर्णन हो रहा है। ललित लता नाम, बहुत सारी लताएं हैं जहाँ पर। आया समझ में? अब ललित लता नाम माला, लताओं की माला कैसे होगी? उनकी तो नहीं हो सकती ना, यानी याद दे रखा जहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर लताएं हो। माला रमणीय, जो बहुत ही सुंदर हो। कवि बता रहा है कुसुमावली, अर्थात कुसुमावली यानी फूलों की, पुष्पों की जहाँ आवली हो, यानी आवली का मतलब बहुत सारे कुसुम। अब देखिए कुसुम यानी कुसुम यानी पुष्प, पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, ये क्या है? सारे पर्यायवाची शब्द हैं। हिंदी भी कंप्लीट हो रही है, संस्कृत भी कंप्लीट हो रही है आपके। कुसुमावली यानी जहाँ क्या बहुत सारे पुष्पों की आवली, यानी बहुत सारे पुष्प लगा रखे हैं, बहुत सारे पुष्प है जहाँ पे। समीर चालिता शान्वे वर्णिया, समीर चालिता, अब हवा के चलने के कारण जब वहाँ मंद मंद हवा चलती है, जो पुष्प है जो इधर उधर बहुत सारे डोलते रहते हैं, यानी शुद्ध हवा के चलने के कारण जब वो पुष्प आपस में इधर उधर हिलते हैं, श्यानवे वर्णिया, वो वर्ण करने योग्य है, वो अच्छे लगने योग्य, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, रमणीय हैं। नवमालिका रसालम मिलित्वा रुचिर संगमनम, नवमल्लिका है, रसाल यानी आम का जो नवमल्लिका है वो क्या है? जब रसाल यानी आम के पेड़ से जब वो लिपट कर, यानी जब उनसे मिलती है, रुचिर संगम, जब उनका संगमत अर्थात वो जब एक दूसरे से, जब नवमल्लिका है वो आम के वृक्ष पर जब लिपट जाती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो कवि यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है? आपको शुद्ध वातावरण की शरण में ले गया। कवि ने क्या सूची? पर्यावरण, शुद्ध वातावरण में चलिए। अब आप जब ये पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में वो सारा दृश्य आ जाना चाहिए, और श्योर आ गया होगा कि हरित तरुणाम आपके दिमाग में आ गया। बहुत सारे जहाँ वृक्ष ले रखे हैं, तो चले जाइए अपने, जहाँ आप कहीं भी रहने वाले हैं तो आप वहीं पे चले जाइए जहाँ उद्यान है, तो वहाँ का नज़ारा आपके दिमाग में आएगा। ललित लता नाम, बहुत सारी वहाँ पे लताएं हैं, तो जहाँ हरियाली है वहाँ का दृश्य आपके नज़र में आ जाएगा। माला रमणीय यानी वो बहुत ही सुंदर है, मोहक है, मनमोहन है। कुसुमावली, जहाँ बहुत सारे पुष्प लगा रखे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे पुष्प हैं, चाहे किसी के वो, चाहे गुलाब हो, चाहे कमल हो, चाहे किसी के भी हो, तो बहुत सारे वहाँ पुष्प लगा रखे हैं। समय जो क्या है, जब हवा चलती है वो पुष्प आपस में गले मिलते हैं। अब आप सोचेंगे पुष्प कैसे गले मिलते हैं? जब हवा चलती है तो आप देखेंगे पुष्प एक दूसरे की जो टहनियाँ होती है वो एक दूसरे को स्पर्श करती है, तो इसका मतलब वो भी प्रसन्नता से गले मिल रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं शुद्ध हवा के कारण। श्यानवे वर्णिया, ये सब जो क्या है ये अत्यधिक सुंदर है, मन को मोह लेने वाली है। नवमालिका रसार मिलिता रुचिर संगमन, ये जो नवमल्लिका है जो आम के वृक्ष से जब ये लिपटती है, जब हवा आती है तो ये बहुत ही सुंदर लगती है, खुशी का अनुभव होता है, ये बहुत ही सुंदर है जब वह संगम होता है। सूची पर्यावरणम, हमें शुद्ध वातावरण की शरण में चले जाना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की शरण में चले जाना चाहिए। और चले जाना क्या चाहिए? हम शुद्ध पर्यावरण में आ गए हैं कवि के माध्यम से, क्योंकि हम ये शुद्ध वातावरण पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो ये सारा जो नज़ारा है, दृश्य है, हमारे दिमाग में आ गया है। और एक सही पढ़ने का तरीका यही है कि जब आप कोई चीज़ पढ़े तो उसमें पूरा डूब जाएं, खो जाएं। कवि की कल्पना यही रहती है, जब कवि कोई काव्य लिखता है तो क्या करता है, उसके अंदर डूब जाता है, और वो जैसे डूबता है उसके अंदर नए नए विचार पनपते लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ आप भी कोई कवि से कम नहीं है, कवि तो है क्योंकि उन्होंने कल्पना की है, लेकिन अभी आप क्या जैसे ये पढ़ रहे हैं तो आप भी उस कल्पना के अंदर चले जाइए, लेकिन अपने सब्जेक्ट से हट के नहीं, भटक के नहीं। आया समझ में? अब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपके सामने जो सारा वातावरण है दिमाग में यही रहना चाहिए कि हकीकत में शुद्ध वातावरण वही है जहाँ हरे हरे वृक्ष हो, जहाँ बहुत सारे पुष्प हो, जहाँ आम के पेड़ों के साथ जो नवमल्लिकाएं हैं वो संगम करती हो। तो ऐसे वातावरण में हमें चले जाना चाहिए। अब आप देखिए, मन से तो चले गए वहाँ पे, अब शारीरिक रूप से तन से कब जाना होगा वो आप जानते हैं। अब इसका आप अन्वय देखिए बेटा, अन्वय क्या कहता है? हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणीय माला समीर चलिता कुसुमावली
में वर्णिया स्यात्। अब ये जो जैसा इसमें देखा है हरित तरु नाम दे रखा है, ललित लता नाम दे रखा है, रमणीया पहले आ गया और उसकी माला हवा के चलने से अर्थात समीर चलिता कुसुमावली में वर्णिया स्यात्। ये वो वर्ण करने के लिए होती है, देखने के लिए होती है, अनुभव करने के लिए होती है, क्योंकि जो ऐसा वातावरण होता है वो हमारे मन को मोह लेता है, हमारे मन को लालायित करता है। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारा मन करता है थोड़ी देर और रुके और रुके। तो रमणीय है, जो सुंदर है, जो मनमोहक है, जो एक नज़र में ही हमें अच्छा लगने लगता है प्रकृति के माध्यम से। आप सब्जेक्ट से हटके नहीं जाइए, सब्जेक्ट में ही रहिए। प्रकृति के माध्यम से जो चीज़ हमें देखे वो बहुत अच्छी लगती है और हम सोचते हैं कुछ पल और यहाँ पे रुके, जिसमें हमारे तन और मन को शांति मिलती है। अब देखिए नवमल्लिका मिलिता रसाल रुचिरस संगनम। अब क्या जो नवमल्लिका है वो मिलती है आम के संगम करती हुई सूचि पर्यावरणम शरणम, अर्थात क्या है सूचि पर्यावरणम शरणम, शुद्ध पर्यावरण में चलना चाहिए। अब देखिए हमने इतने श्लोक पढ़े हैं, हमने उसके माध्यम से देखिए ऐसा कुछ है बेटा जो समझ में नहीं आ रहा है आपको, वो आप ऐप के माध्यम से उसमें देख सकते हैं। आपको ऐप में सारा इसका भावार्थ, अर्थ, शब्दार्थ, इसकी व्याख्या सारा कुछ मिलेगा, तो आप उसमें देखिए और उसके बाद में देखिए। अब आप पहले श्लोक में कवि ने बता दिया है कि यहाँ पे जीवन जीना कठिन है। उसके बाद में कवि ने क्या बताया है कि रेलगाड़ियों के आने जाने से, ये जो आने जाने के साधन है उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तीसरे में कवि ने क्या बताया है कि किस प्रकार है जो हमारा भोज्य है, हमारा जो खाने की सामग्री है वो दूषित हो रही है, जल कैसे दूषित हो रहा है। फिर कवि ने बताया है, चौथे के अंदर कवि ने बताया है कि कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसे वातावरण में लेके चलिए जहाँ हमारे तन मन को शुद्धि मिलती है, क्षण भर के लिए भी मैं वहाँ भ्रमण कर सकूँ। फिर फिफ्थ श्लोक में कवि ने बताया है कि हरित जहाँ पे हरे हरे वृक्ष हो, वृक्षों की मालाएं हो, पुष्प लगा रखे हो, वहाँ का जो वातावरण होता है बहुत अच्छा, वो सुंदर है, मनमोहक होता है। अब इसके अंदर कवि क्या कह रहा है, अपने आप को कह रहा है कि मुझे वहाँ जाना है। एक बार बताया मुझे गांव की सीमा पे जाना है। अब इसमें कवि आपको क्या बता रहे हैं ये देखिए, और जब जो कवि बता रहे हैं तो आप भी ऐसा ही अनुभव कीजिए। आया समझ में? कहीं भी कोई प्रकृति का सुंदर दृश्य कवि जब यहाँ दर्शाता है तो आप उसमें डूब जाइए। डूबने के दो अर्थ होते हैं, यदि किसी को डूबने का अर्थ नहीं पता है तो कहते हैं जल में डूब जाना। ओके, तो जल में डूब जाना यानी मृत्यु को प्राप्त होना, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है। उस एहसास को लेना, उस एहसास को जीना भी डूबना होता है। किसी चीज़ का अनुभव करना यानी उसमें डूब जाना। तो अब आप यहाँ ऐसे डूब जाइए, आप बोलोगे यहाँ पानी तो नहीं है कैसे डूबे, पर मैं वो डूबने का नहीं कह रही, मैं आपको कह रही हूँ आप इसका अनुभव कीजिए। और यदि अच्छे सच्चे मन से जो पढ़ा हुआ होता है उसमें डूब कर यानी अनुभव से लेके पढ़ना होता है ना बेटा, वो हम कभी भी नहीं बोलते, वो हमारे जीवन में आगे तक चलता है। तो हमें ऐसे ही पढ़ना है जो हमारे जीवन में आगे तक लेके चले। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 11th-12 में संस्कृत नहीं लेंगे, वो सोच रहे हैं कि हम पीछा छुड़ा दें, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संस्कृत मैंने आपको बताया देवों की वाणी है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। और आप कौन सा भी सब्जेक्ट लेंगे, चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स हो, आपके संस्कृत के शब्द वहाँ आएंगे, रूबरू होंगे और आप आगे याद रखेंगे, यस ये शब्द संस्कृत में हमने पढ़ा तो था। तो संस्कृत आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं कि मैंने संस्कृत की बुक्स का पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन इसके जो शब्द हैं तो आप कौन से भी फील्ड में चले जाना, इसके शब्द आपको ज़रूर ही मिलेंगे। क्योंकि ये जो सारा जो प्राचीन काल से जो संस्कृत आती रही है उसी के द्वारा ही ये सारा विख्यात हुआ है। अब देखिए बेटा, अयि चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। शुद्ध उच्चारण करना है, आपको भी करना है, ऐसा नहीं मुझे करना है, आपको और मुझे साथ साथ चलना है। तभी तो क्या होगा, हम एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। यदि मैं आगे चलती जाऊँ आप पीछे रह जाएं तो कोई मकसद नहीं है। जैसे आपने देखी ना, ट्रेन होती है, उसका जो इंजन होता है वो अकेला आगे चले जाएगा तो क्या
कुछ कर पाएगा क्या? नहीं। उसको एक मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अपने पीछे डब्बे हैं और जो गार्ड का छोटा सा डब्बा उसको भी लेके चलना पड़ता है। तो अब क्या है कि यहाँ पे नहीं तो मैं इंजन हूँ, नहीं आप डब्बे हैं, हम बराबर ही हैं। आया समझ में? ऐसा नहीं है हम बहुत कुछ हैं, आप और मैं एकदम सच है। तो हम साथ चलने वाले हैं। तो आपको मेरे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है, अर्थात आपको मेरे साथ पढ़ना है, उच्चारण करना है, समझना है। आप उच्चारण कीजिए साथ में। अये चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित तव वंदेशम पुर कलरव संव्रतमीत जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाक चिक्के जालम नौ कुरिया जीवितर सह रणम सूची पर्यावरणम। अब देखिए बेटा अय चलबंदो, अब देखिए बेटा इसके अंदर संबोधन किया है किसको? बंधु को। कवि क्या कह रहा है? जब हम ये देखिए, ये जो है ये आप पहचानते होंगे संबोधन वाचक चिन्ह है, आपने देखा होगा ना, संबोधक वाचक चिन्ह। अब आप देखिए 10th क्लास में आए हैं तो चिन्हों का आपको ज्ञान होगा। कोई प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, पूर्ण विराम होता है, अर्धविराम होता है, लेकिन ये संबोधनवाचक चिन्ह है। जब किसी को संबोधन किया जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अये चल बंधु, अरे बंधु चलो। अब कहाँ चलना है जब आप आगे देखेंगे तब पता चलेगा कहाँ चलना है कि अरे बंधु चलो। खग यानी पक्षी। अब देखिए आपको मैंने पहले भी बता रखा है, हर श्लोक में ऐसे शब्द आ रहे हैं जिससे आपके पर्यायवाची शब्द तैयार हो रहे हैं। खग यानी पक्षी, कुल यानी वंश, ओके। खग कुल कलरव, जहाँ पक्षियों का समूह कलरव करता है, ओके। कलरव यानी अब ऐसे तो नहीं कह सकते चहचहाना, ओके बेटा, चहचहाना। अब पक्षी बोलते तो नहीं है ना, हम ऐसे नहीं कह सकते। जैसे शेर बोलता है हम ऐसे कह सकते क्या? शेर दहाड़ता है। आया समझ में? घोड़ा है वो क्या करता है? अब देखिए खग कुल कलरव, पक्षी कुल यानी जो पक्षियों का समूह है वो कलरव करता है, जहाँ चहचहाता है। तो दिमाग में लाइए, पक्षियों का जो समूह है कहाँ चहचहाता है? जहाँ हरियाली हो, जहाँ बगीचा हो, जहाँ उद्यान हो, यहाँ कोई वन हो। तो कह रहा है अरे बंधु वहाँ चल। कहाँ पे चलना है? खग कुल कलरव, पक्षियों का समूह जहाँ कलरव करता हो। कुंजित वन देशम, जहाँ ऐसे देश के वन में चलो जहाँ गुंजन हो रहा है, जहाँ गुंजित करते हो कौन? पक्षियों का चहचहाना, कोयल का जहाँ कूकना। कि हे बंधु, हे भाई, वहाँ लेके चलो जहाँ क्या है? पक्षियों का चहचहाना होता है, ऐसी जगह मुझे लेके चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम। पुर यानी देश, ओके। कलरव समृद्धि में, ये जो है ऐसे दूसरे, ये जो कलरव यानी शोर शराबा, यानी इस देश से जो दूसरे देश में मुझे लेके चलो जहाँ कलरव समृद्धि में। यहाँ है जो क्या है? समृद्धि, लोगों की जो बुद्धि है वो क्या है? शोर शराबे के कारण भ्रमित हो रही है। क्या है? दूसरे देश में लेके चलो, दूसरी जगह लेके चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शोर शराबे के कारण जो लोगों की बुद्धि है वो भ्रमित हो रही है। धृत सुख संदेशम, वहाँ पर उनको सुख का अनुभव होगा, सुख का संदेश मिलेगा। कवि क्या बताना चाह रहा है? कवि बताना चाह रहे हे बंधु वहाँ लेके चलो जहाँ पे सुख का एहसास होता हो, जहाँ पे पक्षियों का चहचहाना होता है, कोयल का जहाँ कूकना होता है, उस जहाँ पे शोर शराबा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे अधिक शोर शराबे के कारण लोगों की बुद्धि क्या हो गई है? भ्रमित है। तो लोगों को ऐसी जगह पे लेके जाइए जहाँ पे क्या उसको सुख का संदेश मिलता हो, यानी सुख का अनुभव होता हो। चाकचिक्य जालम नव कुरिया जीवित शरणम। चाकचिक्य जालम यानी चकाचौंध, आकर्षक, बनावटी। अब देखिए कवि ये बताना चाह रहा है कि ये जो चकाचौंध वाली जो दुनिया है इसमें क्या है? हमारा जो जीवन है यहाँ रहना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। ये सारी दुनिया बनावटी है, आकर्षक है।
अब आप देखेंगे कोई भी चीज़ होती है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन उससे नुकसान हमारा ही होता है। आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे ऐड आते हैं कि आप इसको पढ़िए, बहुत ज़्यादा ये चलेंगे, या वहाँ पे पढ़िए आपके 100 to 100 मार्क्स आएंगे, ऐसे करेंगे। तो ये ऐड क्या करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं कि आप ये चीज़ यूज़ कीजिए जिससे आप क्या हो जाएंगे, बहुत सुंदर हो जाएंगे, आप ये चीज़ यूज़ कीजिए जिससे आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। तो ये आप जानते हैं कि यदि इस दुनिया पे ऐसे प्रोडक्ट होते या ऐसी कुछ चीज़ें होती जिससे इंसान काले से गोरा हो जाता, तो कृष्ण भगवान कभी काले ही नहीं होते। आया समझ में? उनका नाम कृष्ण नहीं होता और इस धरती पर अपने कोई काला होता ही नहीं, यहाँ भी अंग्रेजों की तरह सब लोग गोरे ही होते। तो बेटा ये सब बनावटी है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती, उस आकर्षण में नहीं पड़ना है। तो कभी यही बताना चाह रहा है हमें कि ये जो चकाचौंध वाली जो दुनिया है, ये क्या करती है, हमारे सुख को क्या करती है, उसका हनन करती है, हमारे मन को भ्रमित करती है, यहाँ लोगों को कष्ट होता है। कुर्यात जन जीवन वितरण स्वर्णम, अब क्या करती है, जो हमारा जो जीवन है उसको क्या करती है, वो उसका हरण करती है। कौन? ये जो बनावटी दुनिया है। तो हमारा जो जीवन का रस है उसको क्या करती है, वो हरण करती है। कौन सी? जो आकर्षण वाली दुनिया। इसलिए कवि कहता है कि अरे बंधु, ये जो चकाचौंध वाली दुनिया है, जो ये जो बनावटी दुनिया है, जिससे हमारा जो क्या है, मन है जो भ्रमित हो रहा है, हमारा जो जीवन का विनाश हो रहा है, तो ऐसे कीजिए, आप ऐसी जगह लेके चले जाइए जहाँ पे बहुत सारे क्या हो, हरियाली हो, जहाँ पक्षियों का क्या है, कलरव होता है, जहाँ बहुत सारी कोयल कूकती है, ऐसे वन में मुझे लेके चलिए जहाँ मुझे सुख का अनुभव होता है, अर्थात जहाँ उस व्यक्तियों को क्या होता है, मानव को सुख की शरण प्राप्त हो, अर्थात सूची पर्यावरणम शरणम, यानी शुद्ध वातावरण में चले जाना चाहिए। अब ये कवि बता रहा है, पहले कवि ने बताया क्या कुछ करना चाहिए, चिंतन मंथन, अब वो हमें संदेश दे रहा है कि हमें ऐसी जगह जाना चाहिए और चकाचौंध की दुनिया से हमें एकदम अलग ही रहना चाहिए। अन्वय देखिए बेटा, मैं अन्वय बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि 100% श्योर अन्वय आपके एग्जाम में आता ही है और आपको अन्वय करना है। अन्वय क्या कह रहा है, ये बंधु, अरे बंधु, खगकुल यानी पक्षियों का समूह, कलरव यानी कलरव करता हो, कुंजित वन देशम चल, जहाँ उनका गुंजन होता है ऐसे वन देश को चलो। पूर्व कलरव अतः यानी जहाँ दूसरे जहाँ पूरे यानी दूसरे शहर में, जहाँ दूसरे शहर में कलरव संभ्रमित जनेब्य, अब ये क्या है, संभ्रमित यानी जो भ्रमित करने वाला, विनाश करने वाला, जनेब्य सुख संदेश, अर्थात यहाँ का जो शोर शराबा है वो क्या है, लोगों के मन को भ्रमित करता है। चाक चिक्य जालम नव जीवती रस हरणम कुर्यात, ये जो चकाचौंध वाली जो दुनिया है वो क्या करती है, लोगों के जीवन का रस है उसको वह हरण कर लेती है, अर्थात उनके जीवन को नष्ट कर देती है। सूची पर्यावरणम शरणम, अर्थात हमें शुद्ध पर्यावरण में चले जाना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर बताया कि कवि क्या कल्पना कर रहा है, कि कवि हमें बता रहा है कि हमें वहाँ चलना चाहिए, यानी हमें बता रहा है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तो इसके अंदर इसका अन्वय भी हो गया, ये भी हो गया, और कवि ने बता दिया है कि ये जो यहाँ का जो वातावरण है ये लोगों को भ्रमित करने वाला है, हमें भ्रमित करने वाला है, तो हमें कैसे वातावरण में जाना चाहिए, ऐसे वन प्रदेश में चले जाना चाहिए, ऐसे उद्यान में चले जाना चाहिए जहाँ पे खग कुलरव कलरव यानी जो पक्षी है जो चहचहाते हैं, वातावरण शांत हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो इसका लास्ट है। अब इसके अंदर बता रहा है कवि, देखिए जो अपनी सभ्यता है ना बेटा, जो अपनी सभ्यता है वो बहुत ही पुरानी है। तो इसके अंदर कवि बता रहा है कि ऐसा नहीं हो कि जो अपनी सभ्यता है वो पत्थरों के नीचे दब जाए, पहाड़ों के नीचे दब जाए, ऐसा नहीं करना है। जैसे संस्कार होते हैं ना बेटा, वो संस्कार एक पीढ़ी से नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। जब हम किसी को देखते तो पहचान जाते हैं ना ये कैसा क्या है, चाहे वो अभी ऐसा, लेकिन कुछ संस्कार उसके अच्छे झलकते हैं, यानी उसके अच्छेपन को दर्शाता है। अब इसमें कवि यही बताना चाह रहा है, कवि इसमें पहले आप इसका शुद्ध उच्चारण कीजिए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, संस्कृत आनी चाहिए, और आपको आती है, श्योर आप जरूर करेंगे।
प्रसरतले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। पाषाणी सभ्यता निसंगे श्यान समाविष्टा। मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम शरणम। अब देखिए इसमें कवि बताना चाह रहा है, कवि कहता है प्रस्तर तले, यानी क्या है, पत्थरों के तल में, यानी पत्थरों के नीचे। लता तरु गुल्मा, लता यानी क्या होता है, लता, तरु यानी क्या होता है बेटा, पेड़ होता है, और गुल्मा यानी झाड़ियाँ। आप अपने पास पेंसिल रखिए और क्या कीजिए, जो भी कठिन शब्द हैं उनका आप अर्थ लिखते जाइए। हाँ, बुक्स के पीछे आपके शब्दार्थ दे रखे हैं बेटा, लेकिन जब आप इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो बार बार पेपर को उलट सुलट नहीं कर सकते, यानी पेपर को नहीं बदल सकते। जैसे श्लोक में आपके आया कठिन शब्द, और फटाफट जैसे मैं करवा रही हूँ आप नीचे लिखते जाइए, और जब आप इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो आप इजी वे में करेंगे, सरलता से करेंगे। तो प्रस्तर तले, लता यानी लता, तरु यानी पेड़, गुल्मा यानी झाड़ियाँ, नो भवन्तु पिष्टा, वो नहीं पीसी जानी चाहिए, दबनी नहीं चाहिए। पिष्टा यानी दबी हुई। अब कवि इसमें कह रहा है कि ये जो लताएं हैं, तरु, ये जो झाड़ियाँ हैं, वो क्या है, जो पत्थर के नीचे, वो नहीं दबनी चाहिए। कौन कह रहा है, कवि कह रहा है, नहीं दबनी चाहिए, पिष्टा यानी दबनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसंगे श्यानम समाविष्टा। अब ये जो पाषाणी जो सभ्यता है, पाषाण काल की जो सभ्यता है, पाषाणी सभ्यता निसंगे श्यानम समाविष्टा। अब क्या है इसके अंदर, ये जो पाषाणी कालीन जो सभ्यता है, जो पत्थर के नीचे जो दब रखी है, कवि कह रहे हैं कि पत्थर के नीचे नहीं दबनी चाहिए। क्या नहीं दबनी चाहिए, जो हमारी जो प्रकृति है, जो प्रकृति में जो हरियाली है इतनी है, वो कहीं भी दबनी नहीं चाहिए, अर्थात हमारा जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। निसंग यानी प्रकृति होता है, समाविष्टा इसका नहीं विनाश होना चाहिए। मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवनम मरणम। कवि कहता है मानव के जीवन की, हम मानव के जीवन की कल्पना करते हैं, उसके मरने की कल्पना नहीं कर रहे। कौन कहता है, कवि कहता है कि पत्थरों के नीचे ये जो लताएं हैं, ये जो पेड़ है, वो झाड़ियां हैं, वो दबनी नहीं चाहिए। जो हमारी प्रकृति है, जो इतने पुराने समय से जो चलती आ रही है, जो सभ्यता की जो प्रकृति है, जो हरियाली है, वो किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होनी चाहिए। मानव का जो जीवन है, मानव के जीवन की हम कल्पना करते हैं, उसके मरण की कल्पना नहीं करते। कवि कहता है हम उसके लंबे जीवन जीने की मंगल कामना करते हैं, उनके मरण की कामना नहीं करते हैं। ये कवि ने पहले क्या बताया था, पहले श्लोक में कवि ने चिंता व्यक्त की थी, और अंत में कवि ने निष्कर्ष निचोड़ यही बताया है कि हमें क्या करना है, हम जो मानव जीवन है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको मिटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और हम कैसे बचा पाएंगे, जो हमारी जो सुंदर प्रकृति है, हमें उसको सुरक्षित रखना है। उसको क्या करना है, हमें ज़मीन के नीचे दबने नहीं देना है। ज़मीन के नीचे दबने का क्या मतलब है कि इतने साधन हैं आने जाने के, इतने वाहन हैं, इतने यान हैं, आया समझ में, हर जगह। अब देखिए मार्ग बनाए जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, वनों की कटाई छटाई हो रही है। तो क्या है, ये जो वृक्ष है वो ज़मीन के नीचे दब जाएंगे बहुत। और कवि चिंता करता है एक समय ऐसा आएगा, आप देखेंगे कि औषधियाँ कहाँ मिलती है, वन प्रदेशों में। बहुत बार ऐसी बीमारियाँ होती है बेटा जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, वो औषधि के द्वारा, यानी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी होती है, जो जड़ी बूटियाँ होती है उसी के द्वारा हमें ठीक होना पड़ता है। लेकिन जड़ी बूटियाँ कब रहेगी, हमारे पौराणिक सभ्यता में क्या है, जड़ी बूटियों के द्वारा हमारा इलाज हो सकता है। लेकिन जब धीरे धीरे वनों को काट दिया जाएगा, वनों को जब शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, उनका जब अच्छी तरीके से देख रेख नहीं होगा, तो क्या होगा, वन भी समाप्त होते जाएंगे, उनकी कटाई छटाई होती जाएगी। तो कवि यही कह रहा है कि ये जो लताएं हैं, ये जो पेड़ है, ये जो झाड़ियाँ हैं, वो क्या है, हमारे जमीन के नीचे नहीं दबनी चाहिए, पत्थरों के नीचे नहीं दबनी चाहिए। इसके कारण क्या है, उन्हें नहीं पीसना चाहिए। इसलिए प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए कवि कहता है हम अपने मानव जीवन की लंबे जीवन जीने की कामना करते हैं, उनका सुखी जीवन जीने की कामना करते हैं, उनके मरने की कामना नहीं करते।
अब देखिए आप उसका अन्वय अन्वय आपको याद करना है, कैसे क्या लिखना है ये सब आप ध्यान रखें। पहले देखिए लता तरु गुल्मा, लता तरु गुल्मा यानी जो लताएं हैं, जो पेड़ है, जो झाड़ियाँ है, प्रस्तर तले पिष्टा न भवंतु, वो पत्थरों के नीचे, प्रस्तर तले यानी पत्थर, तले यानी नीचे, पत्थरों के नीचे नहीं पीसी जानी चाहिए, नहीं दबनी चाहिए। पीसने का मतलब दबनी, नहीं दबनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसंगे समाविष्टा न स्यात्, जो पाषाणी जो सभ्यता है, जो प्रकृति है, अर्थात पत्थरों के नीचे की जो सभ्यता है, यानी ये जो चरण वो पत्थरों के नीचे नहीं दबनी चाहिए। ये जो सभ्यता है हमारी, वो क्या है, पत्थरों के नीचे नहीं दबनी चाहिए। जो हमारी प्रकृति है वो ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए। मानवीय जीवनम काम्ये नौ जीवनम मरणति, कवि कहता है मानव जीवन के लिए जीवन की कामना करते हैं हम, उनके मरने की कामना नहीं करते, उनके जीवन जीने की कामना करते हैं। सूचि पर्यावरणम शरणम, इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण में जाना चाहिए। देखिए बेटा ये चैप्टर अपने पूरा कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ध्यानपूर्वक आपने सुना होगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो और आप आगे से आगे इस वीडियो को देखें, और यदि पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए। इससे संबंधित यदि आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। ओके बेटा, धन्यवाद।